गुड मॉर्निंग क्लास 2। हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे आज, और व्याकरण में लेसन 2 तक आपसे टेस्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए लेसन 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके व्याकरण बुक में पेज नंबर 17 पर दिया है। तो तैयार हो जाइए, लिसन टू मी, सुनिए। लेसन 3 है, 3 का नेम है मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो पहले आप ये जानिए कि मात्राएं क्या है भाई। नीचे देखिए दिया है वावेल सिंबल्स, सिंबल है ये मात्राएं। वावेल मतलब स्वर, अ आ इ ई ये सब स्वर हैं, जानते हैं इतना आओ तक। तो इनका ये जो सिंबल है, यानी इनके लिए जो चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं कि आ की मात्रा ऐसे लगेगी, ओ की मात्रा ऐसे लगेगी, तो ये जो स्वरों के प्रतीक चिन्ह निश्चित किए गए, चिन्ह निशान, आ के लिए ऐसा निशान, ओ के लिए ऐसा निशान, उसी को मात्रा कहते हैं। तो हम मात्रा की परिभाषा करते हैं, बुक में दिया भी है, देख लीजिए। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, यानी हर स्वर के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया है और उसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अस्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, सही बात है ना। यानी क, ख, ग हम बोल रहे हैं ना, तो देखिए क 2 साउंड सुनाई दे रहा है, एक क का और दूसरा अ का, क ख, ठीक है। ख में भी 2 साउंड है, लेकिन अब ध्यान दीजिए अ आ एक ही साउंड है ना, इसलिए स्वर है वो। तो स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, और अस्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है। हम जब भी बोलेंगे कोई भी व्यंजन, क से जो भी आप जानते हैं, बल्कि ह तक भी व्यंजन है, तो सब में जब हम बोलेंगे तो अ बिना बोले हम व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते। अच्छा, फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मात्राएं कुल कितनी होती हैं? 10। कैसे? अ की मात्रा नहीं होती, टोटल अ से अ 13 होता है, और अंग और अह को ये लोग स्वर नहीं मानते, इसलिए अ टू औ स्वर माना जाता है। वैसे हम लोग मात्रा लगाते हैं, अंग की मात्रा लगाते हैं, अह की मात्रा लगाते हैं, ये बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 10 मात्राएं, यानी अंग और अह और एक अ, 3 को 13 में से माइनस कर दिया, 10। अब देखिए नीचे बुक में सबकी मात्राएं दिया है, कैसे लगाते हैं। आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बचा क्या? अंग और अह बचा, चंद्र बिंदु बचा, ये सब बचा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं, ठीक। तो ये नहीं कि व्यंजन पर चारों ओर से मात्रा लगाएंगे, व्यंजन पर तो एक ही मात्रा कोई लगेगी, लेकिन कोई मात्रा लेफ्ट साइड में लगती है, कोई राइट साइड में लगती है, कोई ऊपर लगती है, कोई नीचे लगती है, कोई बीच में लगती है। इसलिए लिख दिया कि व्यंजन के चारों ओर मात्राएं लगती हैं।
जैसे ए तथा आय की मात्राएं देख लीजिए ऊपर लगी है ना, आ, ई, ओ, आओ, सबकी मात्रा बगल में दे दिया। व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती हैं, मतलब व्यंजन के दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट हैंड की तरफ ये मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे देख लीजिए लगाया है, कौन कौन मात्राएं? आ, ई, ओ, आओ। ठीक। थर्ड देखिए, ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। जैसे किताब, देखिए क लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में ये छोटी की मात्रा लगी है, किताब। नेक्स्ट, उ, ऊ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे देखिए ख पे छोटा ऊ, क पे बड़ा ऊ, ग पे री, ये मात्राएं नीचे लगी हैं। अब नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है बहुत, र व्यंजन के साथ उ तथा ऊ की मात्राएं र के पैर में न लगकर, देखिए जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्राएं पैर में या नीचे साइड में लगती है ना, तो दे रहे हैं कि र में अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं लगानी हो तो उनके नीचे नहीं लगाते हैं, बल्कि कहाँ लगती हैं? र के बीच में लगती हैं। जैसे र प्लस उ इक्वल टू रू, छोटा ऊ है ये, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 20-25 बार। और देखिए र प्लस ऊ मतलब र पे बड़ा ऊ की मात्रा यूं लगती है। मात्रा लगाना आपको बहुत बता चुका हूं, इसलिए रिवीजन की आवश्यकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो देखिए अनुस्वार की मात्रा ये है, एक पॉइंट। और चंद्रबिंदु जो है अनुनासिक की मात्रा, देखिए चंद्रबिंदु है, का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, यानी अंग की मात्रा और चंद्रबिंदु का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे कंगन, भंवरा, भ पे चंद्रबिंदु है, भ। नेक्स्ट, अह, देखिए अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। तो विसर्ग की मात्रा वर्ण के दाईं ओर मतलब राइट साइड में किया जाता है। जैसे त पे अह की मात्रा है, प्रातः। ठीक, तो मात्राओं की चर्चा इन्होंने कर दी। अब नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं शब्द की, मतलब वर्ण। अब ध्यान दीजिए, स प्लस ए प्लस ब प्लस अ। भाई सेब में 4 ध्वनियां हैं। ध्वनि को जो हम मुंह बोलने में मुंह से जो ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम जब लिख देते हैं तब ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो ये सब स हलंत मतलब स्वरविहीन है, सब आधा भी कह सकते हैं। स हलंत प्लस ए प्लस ब हलंत प्लस अ, 4 ध्वनियां हैं। जब चारों को मिला करके लिख दिया तो ये क्या बन गया? सेब। और ये जो चारों ध्वनियों को बेटा मिलाया ना, तो इन मिला के जो एक में राइटिंग कर दिया, एक लाइन से मिला दिया, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए इसको वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? नीचे परिभाषा दिया है,
दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण या सार्थक, ये कई बात है। मेल मतलब मिला दिया, नजदीक नजदीक राइटिंग कर दिया, ऊपर की सिर रेखा एक लाइन से मिला दिया वर्णों को, लेकिन उन वर्णों को मिलाने पर जो शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ नहीं निकलता, इन्हें कि कुछ भी लिख के अंड बंड और हम एक लाइन खींचते कर दे कि शब्द बन गया, नहीं, वह शब्द नहीं माना जाएगा। अर्थपूर्ण मेल, अर्थ निकलना चाहिए वर्णों के मेल का, तब उसको हम कहेंगे शब्द। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन भैया? सार्थक शब्द यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अंडरलाइन है, कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक, जैसे कलम, और निरर्थक में देख लीजिए जैसे लकम, वर्णों को ऊपर भी मिलाया, लेकिन मिलाया तो उसका एक अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पर वर्णों को मिलाया तो लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इनको कह दिया गया निरर्थक, यानी बेकार, कोई काम का नहीं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लकम। ठीक, अब देखिए, वर्णों के मिलने से शब्द बने, अब शब्दों के मिलने से वाक्य बनेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य की परिभाषा देखिए क्या दे रहे हैं। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं भैया? शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। कंप्लीट, मात्रा, शब्द, अर्थ, परिभाषा सबकी तैयार कर लीजिएगा और एक एक एग्जाम्पल भी, बाकी एक्सरसाइज से तैयारी करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं लेसन 4। क्योंकि आप पहले सब पढ़ चुके हैं, तैयारी अपने हिसाब से किए हैं, इसलिए बस मैं आपको एक ओरल चर्चा कर दे रहा हूं ताकि बातें आपके दिमाग में और गहराई से बैठे। 2 बार 3 बार वीडियो सुन लीजिएगा। 4th लेसन है संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, मिले हुए। जैसे देख लीजिए त्रिशूल, तो त्र कैसे बना है? त हलंत प्लस र इक्वल टू त्र। छत्तीस कैसे बना? क हलंत प्लस षटकोण स। ज्ञ कैसे बना? ज हलंत प्लस य, ज्ञ बना। स्र कैसे बना? स हलंत प्लस र, स्र। संयुक्त व्यंजन जानते हैं? एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसको दोहरा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पत्ता, आधा त और पूरा त मिल गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। मच्छर, आधा च और छ मिला दिया, संयुक्त व्यंजन बन गया। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अब परिभाषा दे रहे हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों के मेल से मतलब मिलने से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 2 जुड़े व्यंजन रूप,
ठीक, यानी इसमें क्या है, आकृति बदलना। अब आगे बताएंगे क्यों ऐसा लिखे हैं। दो जुड़े व्यंजन समान, यानी एक समान रहेंगे दोनों। दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। अब देखिए टर्नओवर पे दो जुड़े व्यंजन रूप क्या है भैया, छत्र ज्ञ और स्र। इनमें दो व्यंजनों का मेल हुआ है। जैसे देख लीजिए, छत्र ज्ञ और स्र, इसको जरूर से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रायः पूछा जाता है कि निम्न वर्ण किन दो वर्णों के मिलने से बने हैं, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो ये क्या है, यानी इनमें आकृति बदलना, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं और ये तीसरा रूप बन जा रहा है। अन्य उदाहरण दिए हैं बुक में। अब आइए पेज नंबर 25 पर। दो जुड़े व्यंजन ये समान, यानी एक जैसे रहेंगे। जैसे देखिए क है ना, दो क है ना, समान है ना। अब देखिए यहाँ मक्का, क हलंत प्लस क हलंत प्लस आ, तो क का एक ही जैसा है, बना भी वही, मक्का, शक्कर, ढक्कन, ये है। तो दो जुड़े व्यंजन ये समान, एक ही समान, एक ही जैसे दो व्यंजन जुड़ जाते हैं। नंबर 3, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। जैसे मक्खी, क आधा ख से मिला है, तो क और ख संयुक्त व्यंजन हुए। देखिए क हलंत प्लस ख हलंत प्लस बड़ी ई, मक्खी। तमाम एग्जाम्पल दे दिए हैं। सरस्वती, नेक्स्ट पेज, खत्म। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसकी भी चर्चा कर दें। एक्सरसाइज आप तैयार करिएगा। लेसन 5 है संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 टाइम्स रट लीजिएगा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी का भी नाम हो, पशु का हो, पक्षी का हो, आदमी का हो, पर्वत का हो, वस्तु का हो, भाव का हो, हंसी, दुख, सुख, ये सब भाव है। तो कोई भी अगर नाम है तो उसको हम कहेंगे संज्ञा। ये दिमाग में बैठाइए। जैसे देखिए नीचे दे रहा है, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, यानी ये मानिए कि कोई भी अगर नाम है तो वह संज्ञा है। पेज नंबर 30 पर संज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं, याद होनी चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रोध का भाव, हंसी का भाव, ये सब है ना, इनको हम कहते हैं संज्ञा। अब नीचे देखिए, व्यक्तियों के नाम दे दिया, जगहों के नाम सब संज्ञा, वस्तुओं के नाम संज्ञा, प्राणियों के नाम संज्ञा, पक्षियों के नाम जो भी संज्ञा, भावों के नाम, बचपन, बच्चा में बचपन का भाव पाया जाता है, बुढ़ापा, वीरता, खुशी, खटास, नींबू में खटास और मिठाई में मिठास, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो शरीर के अंगों के नाम सब संज्ञा है, दिनों के नाम सब संज्ञा। हमने कहा ना कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। महीनों के नाम संज्ञा, नदियों के नाम संज्ञा, देशों के नाम संज्ञा। मतलब कोई भी अगर नाम है तो वह क्या है, संज्ञा है। बस चैप्टर समाप्त।
एक्सरसाइज आप तैयार करेंगे। भाई लिंग है क्या इन लोगों को